चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे सिलेबस की, हम शुरू कर रहे हैं MPPSC प्री, क्योंकि आपको मालूम है 2023 के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 6 से। यूनिट 6 से हम इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं सबसे पहले हम आयोग को अच्छे से पढ़ें। लेकिन आयोग जो हमारी यूनिट 10 है, लेकिन आयोग को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें पहले, यदि किसी ने पॉलिटी अच्छे से नहीं पढ़ी है, पॉलिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यदि उसके वीक हैं, तो आयोग को समझने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, आयोग के कॉन्सेप्ट्स को समझने में। इसीलिए हम अपने सिलेबस की शुरुआत PSC के जो प्री के सिलेबस की शुरुआत है, मैं यूनिट 6 से कर रहा हूँ। साथ में हम अलग अलग यूनिट के भी टॉपिक इसमें डालते रहेंगे, तो वो वीडियोस भी लगातार आते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो टॉपिक आज हमारा यूनिट 6 का हम पढ़ रहे हैं वो है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब देखिए, चूंकि भारत शासन अधिनियम हम सीधा पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने इसके पहले के अधिनियमों को नहीं समझा है और उसके पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो इसको समझना शुरुआत में थोड़ा सा ज़रूरी है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये आया कहाँ से, ठीक है। इसका परिचय, पृष्ठभूमि, ये आया कहाँ से, इसके ऐतिहासिक पूरा क्रम क्या है इसके विकास का। दूसरा इसका परिचय, मॉन्टेग्यू कौन है, चेम्सफोर्ड कौन है, 1919 में इसके आने का क्या कारण है, इसको सुधारों का नाम क्यों दिया गया है, ये चीज़ें हमारे समझने के लिए है। ऐसे कौन कौन से प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं या इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं, और उसके अलावा इसके अन्य तथ्य कि इसका प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। तो इस तरीके से ये 3-4 डायमेंशन में हम इस भारतीय शासन अधिनियम 1919 को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि से। पृष्ठभूमि में यदि हम जाएं तो देखिए, जैसे कि इसके नाम से आप समझ रहे होंगे, इसके नाम में 3 शब्द हैं, भारत शासन अधिनियम। यदि हम देखें 1757 और 1764, इस समय पर क्या हुआ, इस समय पर आधुनिक भारत के इतिहास की 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 1757 में अंग्रेजी सेना प्लासी के युद्ध में लड़ी और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ जहां अंग्रेज जीत गए। और अंग्रेजों के जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के बाद धीरे 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 जो भारत था, उसका बंगाल था और भारत के जो दूसरे क्षेत्र थे, वहाँ पर शासन किसका स्थापित होने लगा, अंग्रेजों का स्थापित होने लगा। इलाहाबाद की संधि के बाद से ये शासन स्थापित होने लगा। लेकिन चूंकि ब्रिटेन में उस वक्त राजतंत्र था, लेकिन लोकतंत्रीय राजतंत्र वहाँ पर था, ऐसा हम कह सकते हैं, और ब्रिटेन भारत पर सीधा शासन स्थापित कर रहा था, तो इसीलिए शासन करने के लिए कुछ नियम या कुछ अधिनियमों का सहारा वहाँ पे लिया जाता था। मतलब अगर हम कहें कि वहाँ पर जो प्रक्रिया थी, जो अभी हमारे यहाँ संसदीय प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने भारत का शासन चलाने की बात की। इसीलिए समय पर नियम, अधिनियम, विनियमन वहाँ पर बनाए जाते थे। और सबसे पहले अधिनियम की शुरुआत हो गई थी रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। इसका नाम ही था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग मतलब शासन करना, शासन को रेगुलेट कैसे करना है भारत का, वहाँ से शुरू हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद समय समय पर ब्रिटेन की संसद से पारित होकर भारत में ऐसे बहुत सारे अधिनियम आते गए, जिन अधिनियमों को हम आगे चलकर भारत शासन अधिनियम, चार्टर अधिनियम, अलग अलग उनका नाम हमने दिया। ऐसा ही एक अधिनियम हमारा आया 1919 में, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, और इसका नाम है भारत शासन अधिनियम। इसमें बेसिकली होता क्या था, इसमें कुछ प्रावधान लिखे हुए होते थे कि अगले अधिनियम के आने के पहले तक भारत का शासन, भारत की पूरी प्रशासन व्यवस्था किस तरीके से संचालित किया जाना है, वो सारी बातें, वो सारी विशेषताएं, सारे प्रावधान इसमें लिखे होते थे। अब इस अधिनियम का, इसीलिए इसका नाम है भारत शासन, के आने वाले जितने भी समय के लिए अधिनियम आया है, अब अगला अधिनियम मान लीजिए इसके बाद 1935 में आया, तो इससे लेकर के जो 15-16 साल का जो अंतर है, उसमें भारत का शासन किन नियमों के आधार पर होना है,
वही इसमें लिखे होते थे, इसीलिए इसे भारत शासन अधिनियम कहा गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के आने के पहले की कहानी थोड़ी सी कुछ ऐसी है कि इसके पहले एक अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव आया था हमारे 1916। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1916-17 के टाइम पर ये आया। एक्चुअली ये 1917 में आया अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया, देखिए उस समय की थोड़ी सी परिस्थिति को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम 1915-16 के समय में हैं, कांग्रेस बन चुकी है, पूरे देश में हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। और अब हम धीरे 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 जैसे जैसे हम अवेयर हुए कि हमारी गुलामी से और अंग्रेज किस तरह हम पर जुल्म कर रहे हैं और इनकी सरकार जो है उत्तरदायी नहीं है। होम रूल लीग की स्थापना हो गई थी एनी बेसेंट द्वारा 1916 में, जो अच्छा चल रहा था, जिसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे थे। होम रूल लीग बेसिकली क्या चाहता था इंडिया में कि भारत में आयरलैंड की तरह, थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब करेगा, किसी को सब्जी प्याज लेना हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं लेकर रखूँगा। तो 1916 में जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था तो उनकी पहली मांग क्या थी कि वो आयरलैंड के जैसे भारत में भी एक उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहे थे कि भारत में भी किसका गठन हो? उत्तरदायी सरकार का गठन। और जब 1917 जब ये मांगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, होम रूल लीग आंदोलन सफल हो रहा है, धीरे धीरे कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा है, धीरे धीरे भारतीयों में जागरूकता बढ़ रही है, तो 1917 में जो हमारे शासक हम पर कर रहे थे अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव लेकर आई। और अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में कहा कि भारत में अब धीरे 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 किसका गठन किया जाएगा? उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। तो 1917 का अगस्त प्रस्ताव क्या कह रहा है? जहां अंग्रेज, जो हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार है, वो कह रही है कि अब धीरे 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 भारत में किसका गठन किया जाएगा? उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। बेसिकली ये एक तरह का सिर्फ एक भ्रम उत्पन्न किया जा रहा था भारतीयों के मन में। अंग्रेज सरकार का उद्देश्य ये था कि आने वाले 10-20 सालों तक के लिए ऐसा एक राजनीतिक वर्ग तैयार कर लिया जाए जो उनका समर्थन करे, पहला। दूसरा कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, उसके लिए थोड़ा सा समर्थन उनको मिल जाए, और जो होम रूल लीग आंदोलन काफ़ी बढ़ गया है तो वो थोड़ा सा दब जाए। इसीलिए ये अगस्त प्रस्ताव सरकार ने लाया। और जब अगस्त प्रस्ताव आया तो उसके बारे में विचार विमर्श करने, उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए मॉन्टेग्यू को भेजा गया, जो कि राज्य सचिव थे, भारत राज्य सचिव सैमुअल मॉन्टेग्यू। और भारत में उस समय वायसराय थे चैम्सफोर्ड। अब इन्हें भारत राज्य सचिव क्यों कहा गया? ब्रिटेन के एक राज्य के रूप में, एक स्टेट के रूप में भारत था, और एक राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती थी जो कि ब्रिटेन की संसद में बैठकर भारत की बातों को रखता था। तो दो लोग भारत पर शासन कर रहे होते, एक वायसराय, एक राज्य सचिव। राज्य सचिव वहाँ रह करके ब्रिटेन की संसद में भारत का पक्ष रखता था, और भारत का जो वायसराय होता था वो भारत में रह करके सभी कार्यपालिका गतिविधि, सारी व्यवस्थापिका जो भी गतिविधि है उसका संचालन करता था। इसीलिए इन दोनों के नामों को मिलाकर ही इसका नाम रखा गया मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। अब ये भारत आए 1917 के अगस्त प्रस्ताव के बाद। 1918 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, भारत सचिव ने, और ये रिपोर्ट के आधार पर ही 1919 में एक अधिनियम ब्रिटेन की संसद ने बनाया, जिस अधिनियम का नाम है भारत शासन अधिनियम। और इस रिपोर्ट में जो इनके बहुत सारे सुधार दिए गए थे, जो इन्होंने बहुत सारे की जो इसमें प्रावधान किए थे, जो कि व्यवस्था में सुधार था ताकि भारतीयों को शामिल किया जा सके। देखिए, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना कब हो सकती है? भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना तब होगी जब भारतीयों को शासन में शामिल किया जाएगा। और भारतीयों को शासन में शामिल किया जाना, और भारतीयों को शामिल किए जाने के साथ साथ वोट के अधिकार को बढ़ाना, भारतीयों को कुछ हद तक शक्तियाँ देना, इन्हीं सब चीज़ों को सुधार कहा गया,
जो कहलाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अधिनियम लागू हो गया था 1921 में, लेकिन ये सुधार लागू होते हैं 1921 में। अधिनियम लागू हो गया था 1919 में, लेकिन ये सुधार लागू होते हैं 1921 में। ठीक है, यह है इस अधिनियम की पूरी पृष्ठभूमि। मैं इसको छोटे से सेंटेंस में कहूँ तो भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को ब्रिटेन की संसद में भेजा गया। 1918 में ये रिपोर्ट तैयार होती है। 1919 में वहाँ से वो पारित होकर एक अधिनियम के रूप में भारत में आता है, जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। और जो भी सुधार उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए ज़रूरी थे भारतीयों का, चाहे भारतीयों का सरकार में शामिल किया जाना हो, या भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो, या भारतीयों को प्रश्न पूछने या मताधिकार का अधिकार दिया जाना हो, ये सारे सुधार धीरे धीरे लागू होते हैं और 1921 तक ये सारे सुधार भारत में लागू हो जाते हैं। ये है इसकी पूरी पृष्ठभूमि। बात करते हैं इससे आगे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो जहाँ तक विशेषताओं से ज़्यादा है कि 1919, और विशेषताओं में सीधा आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि अब प्रश्न यदि मैं देखूं तो यहाँ तक के पृष्ठभूमि के बाद अगर मैं प्रश्न विशेषताओं पे आऊँ तो विशेषताओं के पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय जो हमारा भारत रहा होगा, उस भारत में किस तरीके का स्ट्रक्चर रहा है प्रशासनिक स्तर पर, किस तरह भारत में प्रशासन चल रहा है, शासन व्यवस्था कैसी है। यदि हम वो समझेंगे स्ट्रक्चर, तो हमको ये अधिनियम समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो देखिए, भारत का पूरा शासन कहाँ से चल रहा है? ब्रिटेन से। अभी दो लोग हैं, एक है गवर्नर, एक है राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव जो ब्रिटेन में रहकर भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पर है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, और एक गवर्नर जनरल, या बाद में उसका नाम वायसराय हो जाता है। हम यहाँ पे अभी गवर्नर लेकर चलते हैं। या वायसराय जो है वो यहाँ पर रह करके भारत की पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अब यहाँ पर केवल गवर्नर नहीं है, गवर्नर के साथ जैसे कि अभी भारत का अगर हम ढांचा देखें तो यदि ये भारत है तो एक भारत में केंद्र स्तर पर कुछ सरकारें हैं, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ समितियां हैं, जैसे सदन है हमारे, उच्च सदन, निम्न सदन। प्रांतीय स्तर पर हर राज्यों में अपनी संस्थाएं हैं, सदन है जो काम कर रहे हैं। केंद्र स्तर पर अभी जैसे काम करती है तो एक हमारी सरकार होती है जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, एक हमारी संसद होती है जिसको हम विधायिका कहते हैं। अगर मैं आज के भारत का बनाऊं तो एक सरकार होती है जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, एक हमारी संसद है जिसको हम विधायिका कहते हैं। प्रांत के स्तर पर भी दो ही हैं, एक सरकार है, एक संसद है, संसद या विधानमंडल इसको कहते हैं। ठीक है, विधानमंडल जहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों होती है कुछ राज्यों में केवल विधानसभाएं होती हैं। अब उस समय पर भी अगर मैं इनके सिर्फ नाम बदल दूं, अगर अभी मैंने आपकी सरकार को अगर मैं यहाँ पर कार्यपालिका कहूँ, केंद्रीय कार्यपालिका, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर संसद को व्यवस्थापिका कहूँ, व्यवस्थापिका, ठीक है, ये आपकी हो गई कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय व्यवस्थापिका। ठीक उसी तरह प्रांत में भी यही दो सिस्टम हो जाएंगे। प्रांत में भी हमारी एक हो जाएगी प्रांतीय कार्यपालिका, प्रांतीय कार्यपालिका, प्रांतीय व्यवस्थापिका। सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा वही है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। जैसे कार्यपालिका में हमारे यहाँ सरकार आज काम कर रही है, सरकार के साथ कुछ मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद, उस तरीके से वो काम करती है। व्यवस्थापिका मतलब हमारे सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा, वो व्यवस्थापिका। सेम हमारे प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में भी ये स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। ये सेम स्ट्रक्चर वहाँ पर चल रहा था। अब हम आगे देखते हैं कि इस अधिनियम में की विशेषताओं को हम इस स्ट्रक्चर के साथ जोड़ते हुए समझेंगे।
तो हमारे लिए ये अधिनियम समझना और आसान हो जाएगा। चलिए इसकी अगर हम विशेषताओं की शुरुआत करें तो सबसे पहले इस अधिनियम में जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे पहला आपसे ये पूछा जाए कि इस अधिनियम में क्या हुआ। पहले मैं थोड़ी आसान चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं आपको देखूं तो इस अधिनियम से सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की शुरुआत। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की शुरुआत, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की शुरुआत इसी अधिनियम के तहत हुई थी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसकी कहानी है लोक सेवा आयोग की कि 1923-24 में ये मांग धीरे 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 उठने लगी थी कि लोक सेवा आयोग बनाया जाए भारत में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए, ठीक है। और ये ज़रूरी है क्योंकि सरकार केवल पूरे योजनागत काम नहीं कर सकती, इतने बड़े देश पर नियंत्रण नहीं रख सकती। इसलिए ये मांग 1923-24 में उठने लगी और अंग्रेजों ने एक ली आयोग बनाया, ली आयोग। और ली आयोग ने अपनी अनुशंसा दी जिसके आधार पर 1926 में सबसे पहले भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। तो कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग की शुरुआत जो थी वो इसी अधिनियम से हुई है, जो प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। और आगे जाकर के फिर जब हम यूपीएससी पढ़ेंगे आयोगों में तो इसके आगे पीछे की पूरी कहानी हम समझेंगे, ठीक है, समझते हैं। आगे दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग बनता है। दूसरा, वोट देने के अधिकार का विस्तार किया गया है। वोट देने का जो अधिकार है उसका विस्तार किया गया है। और सबसे प्रमुख चीज़ जो मुझे यहाँ पर लग रही है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो लोक सेवा आयोग का गठन भी 1919 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तीसरा, एक महालेखा परीक्षक का पद होता है भारत में, अभी भी है महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 और इससे रिलेटेड प्रश्न पहले पूछा भी गया है संविधान में अनुच्छेद से। तो ये महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार जो है वो इस अधिनियम के तहत दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था, ये दिया गया था भारत के राज्य सचिव को, भारत राज्य सचिव। यानी कि वो व्यक्ति जो भारत में रहकर भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश संसद में कर रहा था। उस वक्त के भारत राज्य सचिव मॉन्टेग्यू, सैमुअल मॉन्टेग्यू थे और उनको ये अधिकार महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति करने का दिया गया था इसी अधिनियम के तहत। और यदि हम आगे बढ़ें तो और कौन से प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। हाँ, इसमें एक और महत्वपूर्ण जो दो प्रावधान मुझे हैं लग रहे हैं वो है एक बजट का प्रावधान और एक प्रावधान है सांप्रदायिक पंचायत का। देखिए बजट में क्या हुआ कि 1919 के अधिनियम के पहले एक बजट बनता था राज्य और केंद्र का मिलाकर के। लेकिन 1919 के अधिनियम के बाद क्या किया गया कि राज्य बजट और केंद्र बजट को अलग अलग कर दिया गया। राज्य बजट और केंद्र के बजट को अलग अलग कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण इसका प्रावधान है। सांप्रदायिक पंचायत, जिसको इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, कम्युनल अवार्ड, इसका विस्तार कर दिया गया 1919 के अधिनियम में। सांप्रदायिक पंचायत बेसिकली है क्या और ये आया कब, तो सांप्रदायिक पंचायत जो था, सांप्रदायिक पंचायत भारत में आया 1909 में, मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार। तो 1909 का जो अधिनियम था उसके तहत भारत में सांप्रदायिक पंचायत आया था। इसका ये मतलब था कि मुस्लिम जनप्रतिनिधि का जो चुनाव है, मुस्लिम जनप्रतिनिधि का जो चुनाव है वो केवल मुस्लिम जनता ही कर सकती थी। मुस्लिम जनप्रतिनिधि का जो चुनाव है वो केवल मुस्लिम जनता ही कर सकती थी। ये प्रावधान 1909 में आ गया था, लेकिन इसका विस्तार कर दिया गया कब, 1919 के अधिनियम में। मतलब यूरोपीय प्रतिनिधि का चुनाव यूरोपीय जनता ही कर पाएगी, सिख प्रतिनिधि का चुनाव सिख जनता ही कर पाएगी और ईसाई प्रतिनिधि का चुनाव ईसाई जनता ही कर पाएगी। इस तरीके से कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था
पृथक निर्वाचन का एक कॉन्सेप्ट है ये पूरा की पूरा, पृथक निर्वाचन पद्धति। तो ये लाया कब गया? ये लाया गया था 1909 में, लेकिन इसको विस्तार कब दे दिया गया? इसको विस्तार दे दिया गया था 1919 के अधिनियम में। ठीक है। इसके अलावा जो बड़े सुधार हुए उसको समझने के लिए हम हमारे वापस स्ट्रक्चर पर चलते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन आ रहा है। चूंकि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है तो भारतीयों को शासन में शामिल करना होगा। बिना भारतीयों को शासन में शामिल किए उत्तरदायी शासन की स्थापना करना संभव नहीं है। और भारतीयों को शासन में शामिल करने के लिए जो शासन व्यवस्था के अंग हैं, जैसे कि जो स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत होगी। इस अधिनियम में जो ये स्ट्रक्चर है उसमें जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले यदि हम देखें तो व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका के स्तर पर यहाँ पर ये अभी एक सदन था, यहाँ 2 सदन बना दिए गए। देखिए केंद्रीय कार्यपालिका मतलब आज की सरकार जहाँ पे गवर्नर है, उसके साथ के लोग हैं जो शासन कर रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। केंद्रीय व्यवस्थापिका मतलब जो सदन है, मान लीजिए संसद एक ही सदन है, उसको 2 सदनों में तोड़ दिया गया, जो आगे जाकर हमारे यहाँ भी होगा। वे आज वर्तमान में यदि हम देखें तो राज्यसभा और लोकसभा, बस वो उसकी शुरुआत हम वहाँ से मान सकते हैं। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 सदन में तोड़ दिया गया। एक का नाम था केंद्रीय विधानसभा और एक दूसरे सदन का नाम था राज्य परिषद। पहला परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आया है प्रांत के बेसिक पे। अब देखिए मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ कि केंद्र में स्ट्रक्चर में कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है। कार्यपालिका में गवर्नर है और उसके साथ के लोग जो भी हैं, कमांडर इन चीफ वगैरह जो मेन लोग हैं, वो शासन चला रहे हैं। व्यवस्थापिका यानी कि आज की संसद, उसको 2 सदनों में तोड़ दिया गया। जैसे वर्तमान में राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, ये 2 भागों में वो टूट गई। प्रांतों में क्या हुआ? प्रांतों में विभाजन व्यवस्थापिका के संदर्भ में नहीं हुआ, प्रांतों में विभाजन हुआ है कार्यपालिका के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? कार्यपालिका। मतलब जो व्यक्ति अभी काम कर रहे हैं, कार्यपालिका में गवर्नर होंगे और उनके कुछ मंत्रीगण होंगे, वो काम कर रहे हैं, वो सरकार चला रहे हैं, उनके पास कुछ विषय होंगे, उन विषयों के आधार पर वो सरकार चला रहे हैं, तो उसमें सुधार हुआ। यदि हम देखें तो ये प्रांत है, प्रांत में विधायिका है, कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका में सदस्य चुनकर आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से निर्वाचन होकर आ रहे होंगे। इस कार्यपालिका के सुधार में 1919 के अधिनियम में ये हुआ कि यहाँ द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। द्वैध शासन प्रणाली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई है 1919 के भारत शासन अधिनियम से या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से। प्रांतों की जो कार्यपालिका है वहाँ पर 2 भागों में इसको बांट दिया गया। एक भाग में गवर्नर प्लस उनकी कार्यकारिणी सदस्य जो थे वो आ गए। दूसरे भागों में गवर्नर प्लस कुछ मंत्रीगण ले आए गए। मतलब गवर्नर तो रहेगा ही रहेगा, अभी गवर्नर और कार्यकारिणी सदस्य जो थे ये पूरा भारत का प्रशासन चला रहे थे। लेकिन चूंकि भारत में उत्तरदायी सरकार का वादा या की बात ब्रिटेन कर चुका था, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर भारतीयों को धीरे धीरे क्या करना शुरू किया? शामिल करना शुरू किया। तो धीरे धीरे भारतीय कहाँ शामिल हो रहे हैं? गवर्नर के साथ मंत्रीगण में, उस रूप में ये शामिल हो रहे हैं। और ये चूंकि ये उत्तरदायी किसके लिए? जैसे आज वर्तमान में मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी है? लोकसभा के लिए।
तो ये गवर्नर के मंत्री भी किसके लिए उत्तरदायी थे? प्रांतों की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। अब चूंकि काम बट रहा है, अब चूंकि लोग बट रहे हैं, तो जब लोग बटेंगे तो काम के विषय भी बटेंगे। बिल्कुल, कुछ शक्तियां इनके पास, कुछ विषय इनके पास और कुछ विषय इनके पास आ जाएंगे। तो इसीलिए प्रांतों में विषयों का, जो प्रांतीय विषय थे, जैसे आज हमारे अगर हम देखें भारतीय संविधान की अनुसूची 7, जहाँ शक्तियों का बंटवारा है, तो जहाँ पर अनुसूचियाँ दी हुई हैं, सूचियाँ दी हुई हैं, संघ सूची, हमारी राज्य सूची, समवर्ती सूची, अलग अलग विषयों पर कानून बनाने का, अलग अलग विषयों पर काम करने का अधिकार अलग अलग व्यक्तियों को दे रखा है। उसी तरह यहाँ पर प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। एक विषय हो गए आरक्षित विषय, जिसको हम कहते हैं रिजर्व्ड, एक हो गए हस्तांतरित विषय। रिजर्व्ड विषय मतलब कि जो आरक्षित हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल इन लोगों को है, गवर्नर प्लस कार्यकारिणी परिषद, जो भारत में इतने दिनों से बिल्कुल निरंकुश शासन कर रहे हैं। और कुछ विषय हस्तांतरित कर दिए गए हैं, यहाँ से यहाँ किनको दे दिया गया है? मंत्रीगण, जो इस पर अब कानून बना सकते हैं। इन विषयों पर शक्तियाँ इनके पास में हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय जो हमको याद रखने हैं, जैसे कि आरक्षित विषय में देखिए कंट्रोल पूरा यही रखेंगे, पुलिस इन्होंने रखा है, जेल इन्होंने रखा है, भू राजस्व इन्होंने रखा है, ठीक है, सिंचाई इन्होंने रखा है। और जो छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि आप देखें तो लोकल बॉडी, स्थानीय स्वशासन, पंचायत तो थी नहीं उस समय पे, लोकल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल मैनेजमेंट इनको दे दिया गया, शिक्षा इनको दे दिया गया, कृषि से रिलेटेड कुछ इनको दे दिया गया, उद्योग इनको दे दिया गया। इस तरह के कुछ विषय हस्तांतरित विषयों में शामिल हुए थे। तो ये भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत सबसे प्रमुख जो दो चीज थी, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया जाता है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। लेकिन अभी भी गवर्नर ने पूरी शक्तियां किसी को भी नहीं दी है। गवर्नर ने अपने पास शक्तियां रखी हुई हैं और गवर्नर को जहां पर भी लगता है वो वहां पर वीटो लगा सकते हैं। कुछ विषयों में गवर्नर ने पूर्व अनुमति आवश्यक कर रखी है। जैसे आज भी हम देखें कि भारत में धन विधेयक यदि हम पारित करते हैं तो हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार गवर्नर उस समय भी पूरी पावर में वही थे। वीटो की अनुमति है, पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, और उसके अलावा उनके पास अधिकार है कि वो ब्रिटेन के राजा जो हैं, शासक हैं, उनके लिए सुरक्षित रख सकते हैं किसी विधेयक को यदि उन्हें सही नहीं लग रहा है। तो ये सारे अधिकार गवर्नर के पास भी हैं। अगर हम देखें कि भारतीयों को इससे क्या फ़ायदा हुआ इस अधिनियम से, तो भारतीयों का फ़ायदा इस अधिनियम से ये है कि भारतीय थोड़ा, सबसे पहला तो भारतीयों को शासन में घुसने का मौका मिल गया, शासन में घुसना, शासन को समझने का मौका मिल गया, गुप्त जानकारियां वो समझने लगे। दूसरा ये कि भारतीय चूंकि मंत्रिपरिषद में चुनकर आ सकते थे, मंत्रिपरिषद में चुनकर आने लगे, तो धीरे धीरे कुछ विषयों पर, बजट पर, कुछ विषयों पर उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, उन्हें अनुपूरक मांगे पेश करने का अधिकार मिल गया, स्थगन प्रस्ताव, बजट पर चर्चा का अधिकार हम कह सकते हैं, बजट पर चर्चा का अधिकार उनको मिल गया। संसद के स्थगन प्रस्ताव जो है, उनकी जो सदन है उसके स्थगन प्रस्ताव को लाने का अधिकार इन लोगों को मिला। तो कुछ अधिकारों की शुरुआत यहाँ से हो गई थी, इसीलिए भारतीयों की दृष्टि से ये अधिनियम महत्व रखता है। लेकिन ये पूरी तरह से ये ना भारतीयों को मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर पाया ये अधिनियम, क्योंकि जिस तरीके का उत्तरदायी शासन की हम मांग कर रहे थे, ये अधिनियम ब्रिटिश हितों से के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन भारतीय हितों की ये पूर्ति नहीं करता था ये अधिनियम। और इसका परिणाम फिर हमें रोलेट एक्ट के रूप में देखने को मिला। 1922 की जो घटना थी समाज में, चौरी चौरा का घटनाक्रम जो हुआ, उसके अलावा सांप्रदायिक दंगे जो हुए, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। थैंक यू।